नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी पर आप देख रहे हैं हम पहाड़ी और मैं हूं आपके साथ अनिल अग्निहोत्री और मैं राजेश शर्मा। शुरुआत इन खबरों के साथ। वो इश्क जिसकी जमाने को भी खबर ना रही, वो इश्क जिसकी जमाने को भी खबर ना रही, तेरे बिछड़ने से रुसवा नगर नगर में रहा। क्या बात है, बहुत खूब। और आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। आज के कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले ज़रा आप ये लाइव स्ट्रीम जिसे आप हमारे साथ देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट्स दीजिए आप कार्यक्रम आपको कैसा लगता है। यूट्यूब पर हमारा चैनल दिव्य हिमाचल टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिख रही होगी बिल्कुल स्क्रीन के नीचे राइट साइड में, टैप कीजिएगा सब्सक्राइब जहाँ लिखा है। आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, लेकिन आपके जरिए कार्यक्रम पहुँचेगा बहुत से लोगों तक। फेसबुक पर हमारा पेज फॉलो कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब जरा नज़र मार लेते हैं एक कि हम चर्चा क्या करने वाले हैं आज इस कार्यक्रम में। जैसे रोज़ाना ही कर्मचारियों के संघर्ष की बात होगी, एक नहीं एक से अधिक संघर्षों की बात होगी, कर्मचारियों की बाकी बातें भी हम आपसे करेंगे। किराया कहाँ बढ़ा है हिमाचल प्रदेश में, क्यों बढ़ा है, वो भी बताने जा रहे हैं। ये भी डिस्कस करेंगे कि जयराम ठाकुर साहब ने आज क्या कहा सरकार को लेकर, और साथ ही साथ झमाझम का दौर बिल्कुल अब आया, अब असल में आया, बताएंगे आपको। प्रदेश विदेश दौरे से आए मुख्यमंत्री सुक्खू, जैसे हमारे पास जानकारी है आधिकारिक तौर पर कि वे मालदीव्स गए हुए थे, वहाँ से आए और आज पहले था कि जाएंगे, फिर था नहीं जाएंगे, पर आज खबर आती है कि मुख्यमंत्री साहब पहुँचे प्रयागराज और महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाई उन्होंने। प्रदेश अपडेट दीजिएगा, और साथ ही ये भी कि इसके बाद वो मीडिया से भी मुखातिब हुए मुख्यमंत्री, वहाँ पे नेशनल मीडिया था सारा। क्या क्या कहा मुख्यमंत्री साहब ने, या सरकार को लेके और भी कुछ आपके पास अपडेट हो तो वो पीछे। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री छुट्टी पे थे और छुट्टी पे विदेश गए थे, मालदीव। आपने सही कहा, परिवार के साथ मुख्यमंत्री वहाँ थे। 4 दिन मालदीव में मुख्यमंत्री रहे और इसके बाद एकदम से अगर देखें तो आज महाकुंभ प्रयागराज गए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने परिजनों के साथ। और वहाँ 144 साल बाद जिस तरह से महासंगम जो चल रहा है उसमें पवित्र गंगा में डुबकी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लगाई। लेकिन इसी दौरान देखें तो उन्होंने जिस तरह से मीडिया से वो मुखातिब हुए, परिवार संग उन्होंने जब स्नान किया उसके बाद उन्होंने कहा कि दुनिया भर में महाकुंभ की चर्चा हो रही है और ये जो है वो हिंदुस्तान की संस्कृति और जो हिंदुत्व है ये विदेशों में भी पहले से ही विख्यात है। और यहाँ आकर जिस तरह से जो पवित्र स्नान हुआ है तो पुण्य की प्राप्ति यहाँ पे हुई है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देखें तो उसके बाद फिर अभी चंडीगढ़ पहुंचेंगे और कल राजधानी शिमला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह पहुंचेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर मुख्यमंत्री का जो दौरा होगा वो होगा मंडी की अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री यहां पे करेंगे। लेकिन बड़ी बात अगर सियासी नजरिए के साथ देखें तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा की रणनीति पर पूरी तरह से पानी फेर दिया अपने इस दौरे के दौरान, क्योंकि सवाल भाजपा की तरफ से आने वाला था अग्निहोत्री जी। सवाल बीजेपी ये पूछ सकती थी मुख्यमंत्री से कि मालदीव जाने के लिए वक्त है मुख्यमंत्री के पास, लेकिन महाकुंभ में मुख्यमंत्री नहीं जा पाए, तो वो सवाल को पूरी तरह से खत्म मुख्यमंत्री के इस जो महाकुंभ स्नान ने कर दिया है। इसी के साथ देखें तो आज हमलावर कांग्रेस रही। कांग्रेस कमेटी के सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा शिमला में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी हुई और इन्होंने जो आरोप जड़े वो केंद्र सरकार पर जड़े कि जिस तरह से केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश की जो इमेज गिरी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अमेरिका जैसा देश जो वहां पैसा कमाने के लिए लोग गए थे उनको हथकड़ियों और बेड़ियों में बांध के वापस भेज रहा है। तो मोदी सरकार फेल रही है पूरे इस मैकेनिज्म को संभालने में। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश को लेकर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है उसको केंद्र सरकार हैंडल कर नहीं रही है। हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म और डिफेंस 2 सेक्टर ऐसे हैं जहां प्रदेश के नौजवान जो सबसे ज्यादा इसी सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को लेकर देखें तो अग्निवीर की वजह से निराशा युवाओं के हाथ में यहां पे लग रही है। तो आज अगर सही मायने में देखें तो कांग्रेस ने या सरकार के जो मास्टर स्ट्रोक है उसने पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को बैकफुट पे धकेल दिया। अग्निहोत्री जी जी, अशोक शर्मा जी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हम अक्सर उनको टीवी पे देखते हैं, बड़ी बड़ी बहसों में शामिल होते हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, बिल्कुल हिमाचल के नब्ज पर हाथ रखा है। युवाओं वाली बात जो है, खैर वो तो सरकारों से केंद्र पहली कोटा जो निर्धारण हुआ है हिमाचल के उन युवाओं के लिए जो फौज में जाते हैं, उसकी तो हमेशा ही कहा जाता है जी कि आप इतिहास देखिए हिमाचल का क्या योगदान रहा है भारतीय सेना में, और ख़ासकर हमारे पश्चिमी बॉर्डर पर। तो उसे देखते हुए
खैर जो भी बात है, मुख्यमंत्री साहब आज पहुंचे, सही है। देखिए राजेश, ऐसा माना जा सकता है कि धर्म जो है वो आस्था का मामला है, पार्टी अक्रॉस द पार्टी लाइन्स है, ये होता है। हाँ, कई बार ऐसा ज़रूर होता है कि पार्टी लाइन्स पे आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन आस्थावान जो है वो पहुंचते। आज मुख्यमंत्री भी पहुंचे, परिवार सहित संगम में डुबकी लगाई प्रयागराज में। जी राजेश, अब बढ़ते हैं आगे। आपने सही कहा कि ऐसा आरोप तो लगता है राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के नेताओं पर लगता है कि जी आयोजन हो, आप यहाँ नहीं पहुँचे, राम मंदिर की बात हो या महाकुंभ को लेकर भी। खैर, मुख्यमंत्री साहब ने ये सारे आरोप टाल दिए एकदम से, एक दौरे से। लेकिन भाजपा की ओर से निशाना तो साधा गया, और ये साधा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर साहब ने। उन्होंने महाकुंभ को लेकर ही सरकार पर आरोप लगाए। राजेश, एक तो जरा बताइएगा मामला क्या है, और इसके अतिरिक्त भी सियासत के मैदान से भारतीय जनता पार्टी वैसे भी कुछ और खबरें हों तो वो भी दर्शकों के सामने रखिए आप। बिल्कुल, देखिए नेता प्रतिपक्ष ने भी आज हमलावर रुख अपनाया है सरकार के खिलाफ, और एक तो उन्होंने स्वागत किया है जिस तरह से मुख्यमंत्री महाकुंभ में गए हैं, लेकिन उन्होंने साथ भी ये भी सवाल दाग दिया कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि मुख्यमंत्री को अब जाके मौका मिला है, और महाकुंभ जाने से पहले उन्होंने मालदीव में घूमने को प्राथमिकता दी, तो ये भी सवाल उन्होंने चश्मा कर दिया। लेकिन स्वागत किया है कम से कम कि मुख्यमंत्री गए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुख्यमंत्री की तरह ही प्रदेश के बहुत सारे लोग महाकुंभ में जाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने किसी तरह की व्यवस्था नहीं की उसके लिए। ना तो स्पेशल बसें चलाई गई, बीजेपी सवाल उठाती रही बार बार कि महाकुंभ के लिए बसें चलाई जाएं, और ना ही स्पेशल ट्रेन का प्रावधान किसी तरह से सरकार की तरफ से किया गया। तो सरकार का एक तरह से फेलियर रहा है कि महाकुंभ को कैश हिमाचल सरकार कर नहीं पाई है। दूसरी तरफ देखें तो उन्होंने और बहुत सारे सवाल पूछे, खासतौर पर टैक्सियों के किराए को लेकर, जिस तरह से एचआरटीसी ने जो राजधानी शिमला में टैक्सियों का किराया 10 रुपए बढ़ाया है उसको लेकर। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस और महंगाई चोली दामन का साथ है। जब से हिमाचल प्रदेश में जिस दिन से कांग्रेस की सरकार बनी, 2022 का जिक्र उन्होंने किया था, सबसे पहला डिसीजन जो कांग्रेस ने किया वो डीजल और पेट्रोल पे बैट बढ़ाया गया था, तो वहीं से एक गिफ्ट महंगाई का प्रदेश की जनता को कांग्रेस ने दिया था, और वही सिलसिला तोहफों का प्रदेश की जनता को अब मिलता हुआ नजर आ रहा है। बस किराए से लेकर अगर आगे करें, बिजली महंगी, पानी महंगा, और जिस तरह से बिल अब लोगों को आने लगे हैं। बसों की हालत तो इस तरह से है कि कुकर तक का किराया बसों में एचआरटीसी ने वसूल लिया लोगों से। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ये जो किराया सरकार लगातार बढ़ा रही है, जनता के अधिकारों पर या जनता को जो सुविधाएं दी जा रही थी उनके ऊपर सीधा ये प्रहार है जो कांग्रेस इस वक्त कर रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से जो राहत देने की जो जहां तक बात है, राहत तो दे नहीं पा रही है, लेकिन साथ ही साथ रोजगार को लेकर भी उन्होंने कहा कि अभी भी देखें तो किसी तरह की नौकरियां सरकार के पिटारे में प्रदेश के नौजवानों के लिए है नहीं। तो ये नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के सवाल थे जो हिमाचल सरकार से आज उन्होंने पूछे हैं। भाजपा के मीडिया प्रदेश प्रभारी करण नंदा शिमला में प्रेस बयान इन्होंने भी जारी किया। सुख शिक्षा योजना, सुखाश्रय स्कीमों को लेकर इन्होंने सवाल सरकार से पूछे, और जिला प्रशासन के मंदिरों को लेकर जिस तरह से जो देखरेख का है उस पर उन्होंने सरकारी धन को खुर्द-बुर्द करने का आरोप सरकार के ऊपर लगाया। और इसी के साथ उन्होंने बहुत सारे ये सारी चीजें हैं जहां उन्होंने ये कहा कि सरकार कर्मचारियों और की सैलरी को छोड़कर अगर देखें तो अब सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि कर्मचारियों को सैलरी देने तक की तारीखें डिसाइड हो रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार की वित्तीय हालत पूरी तरह से सही नहीं है। तो बीजेपी के मोर्चे से देखें, वित्तीय हालत से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, हर तरफ से बीजेपी हमलावर है सरकार के खिलाफ। अग्निहोत्री जी। जी बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर साहब। राजेश, मुझे लगता है 2-3 दिन के गैप के बाद है ना जी, आज हम चर्चा कर पा रहे हैं। जयराम ठाकुर साहब की बात की तो उन्होंने पूरा कोटा आज पूरा किया है और चुन चुन कर निशाना साधा है जी सरकार पे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है। और बड़ी बात ये भी है भारतीय जनता पार्टी की कि मुद्दों को मरने नहीं देती है पार्टी। जैसे आपने आज कुकर की बात कही, हालांकि उस पर एचआरटीसी की तरफ से बयान आया था कि जी वो सिर्फ उसका नहीं था, साथ में और सारा सामान था, हालांकि टैग उस पर लगा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ ऐसा भी है, कुंभ जाहिर तो आधा जो था वो निशाना आधा रह गया जयराम ठाकुर साहब का। नौकरियों की बात उन्होंने की, देखिए ये सही बात है, नौकरियों का इंतजार तो हो रहा है, लेकिन आदेश आज आपके पास एक खबर है नौकरियों को लेकर, पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए एक बड़ी खबर है जो अगले सवाल में आप बताएंगे, शायद जवाब जब उसका देंगे। मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है, पर सही है जी। देखिए यही राजेश, हम बार बार ये चर्चा करते रहते हैं। देखिए एक पार्टी होती है
वो सत्ता में होती है, एक विपक्ष में होती है, एक आरोप लगाती है, तभी फिर जो सत्ता में पार्टी होती है वो जवाब देती है कि नहीं जी ऐसा है, ऐसा नहीं है, आपने ये कहा। फिर वो पूछते हैं कि जी ऐसा कहाँ है। तो इससे क्या होता है, लोकतंत्र का जो स्वास्थ्य है ना जी वो कायम रहता है। हिमाचल में ये चीज़ तो है, पार्टी चाहे ए हो या बी हो, विपक्ष हमेशा एक तरह से कसौटी पे कसता रहता है सरकार को, और सरकार जवाब भी देती है चाहे कोई भी हो। HRTC की बात आपने की, सही है, किराया है ना, अभी तो राजेश उसका बड़ा है शायद है ना जी, ये टैक्सी का है ना जी, HRTC की टैक्सीज का, बस इसकी भी बात हो रही थी मिनिमम में। पर ये हर सरकार में बढ़ता है राजेश, हमने अमूमन देखा, शायद जयराम ठाकुर साहब की बार भी बड़ा होगा एक आधी बार, मुझे याद आ रहा है। चलिए, पर जैसा भी है, पर बाकी सारी चीज़ें विपक्ष का काम है सवाल पूछना, सरकार जवाब दे रही है, ये अच्छा है हम सब के लिए, आम जनता के लिए, जो पार्टी के आधार पर नहीं, अपनी जो हमारी दिनचर्या है, हमारा जो जनजीवन है, जैसे प्रभावित होता है सरकार के निर्णयों से या अनिर्णय से, उस पर आधारित है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं राजेश। एक तो ज़रा आप ये बताइएगा कि नौकरियों को लेकर के है, और इसके अतिरिक्त साथ ही ये भी कि कर्मचारियों के अगर हम देखते हैं तो उनके मोर्चे से क्या क्या खबरें हैं आज। देखिए संघर्ष को लेकर बात है, चाहे वो राजस्व कर्मचारी हैं या फिर वो कर्मचारी सभी विभागों के जिन्हें एक जो नया कानून बना अब प्रदेश सरकार ने जो है ना तपोवन में पास किया था, जैसे लेकर ये कहा भी जा रहा था, उसमें कुछ निर्णय लेने की बात उसके सामने आ रही है। राजेश बताइएगा सारे मामले हैं क्या राजेश जी? बिल्कुल सही है। देखिए पहले भर्तियों को लेकर जिस तरह की हलचल हिमाचल के सरकार के स्तर पर या फिर राज्य जो चयन आयोग है उसके स्तर पे शुरू हुई है, उसको लेकर बात करते हैं। नौजवान लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे, बीजेपी लगातार हमलावर सरकार के ऊपर है कि सरकारी क्षेत्र में नौकरियां निकल रही हैं। टीजीटी भर्ती को लेकर कई तरह के सवाल सरकार से पूछे जाते थे, बीच में कैबिनेट से अप्रूवल पिछले साल हालांकि मिल चुकी थी। बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब अब मिलना शुरू हुए हैं प्रदेश के नौजवानों को। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही बात करें तो राज्य कर्मचारी जो आयोग है उसके मार्फत 2896 पदों पर भर्ती शुरू होगी, और इसमें देखें तो टीजीटी के 937 पद, जेबीटी के 1299 और फिर शास्त्री के अलग से इसमें पद नोटिफाई किए गए हैं। तो अब कमीशन के माध्यम से यह भर्ती होगी, और इसमें सबसे पहली जो भर्ती होगी वो होगी टीजीटी की 937 पदों पे यह भर्ती होगी। इसको लेकर जो राज्य जो चयन आयोग है इसको चिट्ठी चली गई है। इस भर्ती को लेकर 1 महीना लगेगा, क्योंकि राज्य चयन आयोग अभी जो एमओयू साइन करेगा वो भर्ती एजेंसी के साथ एमओयू साइन करेगा, क्योंकि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होगा, तो उसके फॉर्मेट के लिए या उसके जो स्ट्रक्चर के लिए वो कंपनी नई हायर की जाएगी। तो इसको लेकर एमओयू साइन होगा, उसके बाद फिर इस भर्ती की नोटिफिकेशन निकलेगी और ये भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। तो 1 महीने का इंतजार। लेकिन नए वित्त वर्ष की बात करें तो टीजीटी की भर्ती सबसे पहले यहाँ हिमाचल प्रदेश में होगी। तो इसको लेकर राहत की खबर एक जो है वो नौजवानों के लिए आ रही है। कैबिनेट को लेकर देखें तो कैबिनेट को जो तारीख थी पहले 28 फरवरी कहा जा रहा था कि 28 फरवरी तक होगी, अब ये मार्च महीने के पहले हफ्ते में कैबिनेट की बैठक होगी, और संभवतः 3 मार्च की डेट इसके लिए जो है वो फाइनल होने के आसार पूरी तरह से हैं। लेकिन ये सारी चीजें मुख्यमंत्री के आने के बाद ही सेटल होंगी। तो कैबिनेट में भी बहुत सारी भर्तियों पर फिर मुहर लगने वाली है। तो नौजवानों के लिए राहत की खबर, जो इंतजार कर रहे थे भर्ती का, वो भर्तियां अब होती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ पटवारी और कानूनगो को लेकर देखें तो हड़ताल, और उसी हड़ताल ने पूरी तरह से अगर देखें सिस्टम जो रेवेन्यू का था वो आज डिरेल कर दिया। पटवारी और कानूनगो आज से हड़ताल पे चले गए हैं। आज और परसों के लिए इन्होंने जो था वो पहले ज्ञापन सौंप दिया था, पहले एक सामूहिक अवकाश की चेतावनी दी थी। ठीक इसी अंदाज में काम छोड़ दिए। 39 प्रकार की रेवेन्यू की सेवाएं जो थी वो हिमाचल प्रदेश में प्रभावित होकर रह गई। स्टेट कैडर के विरोध में अब 28 फरवरी से ये कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो आने वाले दिनों में देखें तो हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि ई-केवाईसी जमीनों की जो आजकल हो रही थी वो अब ठंडे बस्ते में प्रक्रिया पड़ती हुई नजर आएगी, अगर सरकार से इस बीच किसी तरह से बातचीत इन पटवारी और कानून को महासंघ की नहीं होती है। तो ये एक गंभीर संकट हिमाचल प्रदेश के सामने इस बार है। लेकिन अगली तरफ देखें तो कर्मचारी सेवा शर्तें विधेयक, जिसको जो राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है, विधेयक के बाद अब कानून बनने जा
जा रहा है। तो इसी के खिलाफ जो हिमाचल प्रदेश के अनुबंध के कर्मचारी हैं वो सरकार से जिस तरह से जो सरकार के खिलाफ वो केस जीते थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, राहत किसी तरह की मिली नहीं। सरकार बिल ले आई विधानसभा में, अब कानून बनने वो जा रहा है। तो इसी कानून के खिलाफ अब एक इन कर्मचारियों ने अनुबंध सेवा, जो अनुबंध वाले कर्मचारी हैं, इन्होंने अब कोर्ट जाने का फैसला लिया है। तो मामला फिर अब वहां कोर्ट में ये दस्तक देगा जो सरकार ने डिसीजन लिया है। तो कर्मचारियों के नजरिए से देखें इस तरह की सारी चीजें, बिजली बोर्ड में जो 2 कर्मचारियों की डेथ हुई है जो आउटसोर्स पे रखे गए थे, उनको लेकर बहुत सारी चीजें चली हैं। बिजली बोर्ड के संगठन प्रबंधन के खिलाफ विरोध में उतर आए हैं, भर्तियों की मांग वहां पे कर रहे हैं। तो कर्मचारियों के नजरिए से देखें बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में भी क्लियर होंगी। अग्निहोत्री जी राजेश, बिल्कुल रेवेन्यू की जहाँ तक बात है, ये जनता से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ मसला होता है। बिजली भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी सुलझ जाए मसले आम आदमी के लिए उतना ही बेहतर। रही बात नौकरियों की, जाहिर है थोड़ा समय लगेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये राजेश इसमें सुनने में, लेकिन एक ही चीज़ आती है वो अभी तक क्लियर नहीं है कि सरकारी संस्थानों में ये परीक्षा आयोजित होगी। तो अब ये देखना होगा, फिर उसके बाद जब सब कुछ निपट जाएगा MOU साइन हो जाएंगे कि वो कौन से संस्थान जहाँ बड़ी मात्रा में कंप्यूटर उपलब्ध होंगे ताकि ये परीक्षा करवाई जा सके। क्योंकि पिछली बार आप जानते हैं जो पहले कमीशन था वो भंग ही इसलिए हुआ था क्योंकि बड़े पैमाने पर वहाँ पर ऐसी सिस्टम था कि उसमें थोड़ा सा शक करने की वजह रह ही जाती। तो इसलिए सरकार इसको हटाना चाहती है, पर फिर भी उम्मीद है कि जल्दी ही ये होगा। आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। TGT वाले तो बहुत जल्दी, और बाकियों का भी नंबर है, जैसे अभी राजेश शर्मा आपको जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते राजेश, महाशिवरात्रि और मंडी का महापर्व कल से शुरुआत है, ज़रा जानकारी दीजिएगा क्या माहौल है मंडी में, क्या तैयारियां चली हुई है? बिल्कुल, देखिए मंडी में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के लिए मंडी शहर पूरी तरह से सज गया है। आज अगर बात करें तो मंडी शिवरात्रि की शान जो है वो देव कमरूनाग है, मंडी पहुंच गए हैं बड़ा देव कमरूनाग, और जिस अंदाज में उनका स्वागत आज मंडी में हुआ वो देखते ही बन रहा था। नरसिंहों की ध्वनि, पूजा अर्चना के साथ जो घंटियां वहां बज रही थी, वो सारी चीजों को लेकर देखें तो मंडी में इस तरह का नजारा कि जैसे यहां पे पूरी तरह से उतर आया हो स्वर्ग अपने आप में। इस बार अगर मंडी महोत्सव की बात, इस मंडी शिवरात्रि महोत्सव की बात करें तो प्रशासन ने 203 देवी देवताओं को न्योता दिया है। 20 से ज्यादा देवता आज पहुंच गए हैं। कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पर जो पहली जलेब निकलेगी उस जलेब में मुख्यमंत्री राजा जो माधोराय हैं उनकी पालकी को जो है वो कंधा देंगे। तो एक जो शानदार एक जलेब मंडी शहर में निकाली जाएगी। देवी देवताओं का भव्य मिलन विजुअल हम दिखा रहे हैं, इसी अंदाज में मंडी में कल होगा। तो महाकुंभ सजेगा मंडी की शिवरात्रि का। दूसरी तरफ प्रदेश के बाकी जो शिवालय हैं उनकी बात करें, कांगड़ा के बैजनाथ की बात करें, कांगड़ा के काठगढ़ इंदौरा की बात करें, ऊना के ध्यूसर महादेव सदाशिव मंदिर की बात करें, सोलन के जटोली महादेव की बात करें, सब तरफ देखें, या हमीरपुर के जो लंबलू में मंदिर है उसकी बात करें, सब तरफ से देखें तो पूरी तरह से शिवालय सजे हुए हैं इस महाशिवरात्रि के लिए। और आज जिस तरह से फलाहार है भक्तों के लिए, आज बहुत सारी जगहों पे देखें तो भजन कीर्तन का दौर शुरू हो चुका है। कल भंडारे होंगे महाशिवरात्रि के। तो पूरा हिमाचल, पूरे शिवालय, पूरे मंदिर पूरी तरह से रंग बिरंगी रोशनियों से, फूलों से इस वक्त सजे हैं। और देवभूमि हिमाचल सही मायने में आज शिव भूमि हिमाचल लग रही है। अग्निहोत्री जी राजेश बिल्कुल सही कहा। और अब महाशिवरात्रि से देखिए उत्सवों का दौर एक बार फिर से, हालांकि पहले से ही हम चले हुए हैं। आप देखिए है ना जी, मकर संक्रांति से अब तो महाकुंभ आज कल हो रहे हैं ना जी, महास्नान है अंतिम वहाँ पर। और हिमाचल में फिर हिमाचल के शान और ये महाउत्सव महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के लिए अर्पित है ना जी। सबको बहुत बधाई हो आज से ही। चलिए राजेश, महाशिवरात्रि है कल, और ये संयोग होता है वैसे कई बार कि बारिश से सारा वातावरण पवित्र हो जाता है। माहौल कैसा है हिमाचल प्रदेश का अभी? जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कई जगह तो उन्हें पता है कि अभी कैसा माहौल है, फिर भी हम आपको पूरे प्रदेश की जानकारी देना चाहेंगे। और आज साथ ही ये भी कि आगे क्या उम्मीद रखें जी।
बिल्कुल, देखिए माहौल पूरी तरह से बन गया है और पिछले हफ्ते जिन आंकड़ों पे चर्चा हो रही थी वो आंकड़े थे सूखे के या बारिश ना होने के, अग्निहोत्री जी। लेकिन आज दिन में बात करें तो माहौल शुरू हो चुका है। सुबह 10 बजे से कई जगह रिमझिम फुहारें शुरू हो गई हैं। बर्फबारी की बात करें तो लाहौल स्पीति में, चंबा के पहाड़ों पर, किन्नौर में या चूड़धार की रेंज पर यहाँ पे बर्फबारी जो है वो सुबह से शुरू हो गई थी। मनाली की बात करें तो अटल टनल के आसपास बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। रोहतांग में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। तो इस तरह से देखें तो लाहौल स्पीति या बर्फीले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। और कई जगह जिस तरह से निचला जो हिमाचल पे है इसकी बात करें तो कई जगह सुबह से जो बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ दोपहर बाद तक यही क्रम चलता रहा। कई जगह अब बूंदाबांदी जाके शुरू हुई है। तो पिछले हफ्ते चर्चा हो रही थी सूखे के जो आसार हिमाचल प्रदेश में बन रहे थे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में मौसम की वर्तमान स्थिति इस कदर बदल गई है कि बर्फबारी और बारिश का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन अगर आने वाले दिनों की बात करें तो कल, परसों और फिर 29 जो कल 27-28 को हिमाचल प्रदेश में बहुत भारी बारिश और बर्फबारी के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। 1 मार्च को भी इसी तरह के आसार हैं। मार्च की शुरुआत भी बर्फबारी और बारिश के साथ होगी। 3 मार्च तक प्रदेश भर में इसी तरह का ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये स्पेल इसी तरह का चलेगा। तो 5 दिन अगले हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पूरी तरह से मौसम हिमाचल पर मेहरबान रहेगा। अग्निहोत्री जी, कुदरत जो बर्फबारी और बारिश दोनों के रूप में प्रदेश को बड़ी राहत देने वाली है। राजेश, बिल्कुल सायुब रेली बोलते हैं ना जी, ये वो वाली है। देखिए, लगे तो सही है कि सर्दियां हैं और सर्दियां तभी लगेंगी जब बारिश थोड़ी लंबे वाली होगी, है ना जी। तभी आप ये नॉस्टैल्जिया जो होता है वो तभी तो सामने आएगा जी, और अच्छे वाला हो तो बहुत अच्छा लगता है। बारिश के आलम ये हैं जी महाराज के आज रावलपिंडी में ऑस्ट्रेलिया का मैच, ऑस्ट्रेलिया का तरह देश, साउथ अफ्रीका के साथ, वो नहीं हो पाया वहाँ पे क्योंकि बारिश पश्चिम से ही आ रही है। और रावलपिंडी को देखें तो हिमाचल के ये समझे कि हाँ उत्तर पश्चिम में ही बढ़ता है और वहाँ पे बारिश अभी और होने वाली है, मतलब वो सारी इधर आ रही है महाराज। तो 3 दिन तो आप आज के बाद ये मान के चलिए कि हर कहीं बारिश होने वाली है। उसके बाद एक्सटेंड हो सकती है। पहले बताया जा रहा था शनिवार को नहीं होगी, अब बताया जा रहा है शनिवार को भी पूरे चांसेस बन गए। लंबा दौर है, लंबा दौर। ठंड का मज़ा लीजिए। हाँ, बच्चों के इम्तिहान चले हुए हैं, एग्ज़ाम्स हैं, तो उनका थोड़ा ध्यान रखना होगा हमें, है ना जी। मंगलवार का दिन है राजेश आज, और मंगलवार को हम रचना लेकर आते हैं। नई रचना निर्मल असो साहब की, धर्मशाला के साहित्यकार हैं। देखिए, उनकी एक नई छंद मुक्त कविता है राजेशा। लहजा उनका कुछ ऐसा होता है जैसे गुलजार साहब लिखते हैं ना, कुछ ऐसा ही। देखिएगा ज़रा, मरहम का बाजार, ये शीर्षक है। अब मैं शुरुआत करता हूँ। तपती मिट्टी, पकी ईंटों के घर, तपती मिट्टी, पकी ईंटों के घर, सूख गई घास, उपलों पर चित्रित बहू की 5 अंगुलियां, उपलों पर चित्रित बहू की 5 अंगुलियां आग से लड़ रही तमाशबीन आंखें, आग से लड़ रही तमाशबीन आंखें। औरत में आग, दिए में आग, अंत्येष्टि में आग, औरत में आग, दिए में आग, अंत्येष्टि में आग, और भस्म लगाए कोई साधु बन गया, कोई साधु बन गया। क्या बात। मुर्दों का शहर, मनोरंजन का बाजार, सारे जादूगर टूटे मंच पर, हड्डियों पर ताले, हड्डियों पर ताले, झुकी नजरें नसीहत चुन रही, झुकी नजरें नसीहत चुन रही। रात की चोरी बंधा हुआ दिन, रात की चोरी बंधा हुआ दिन, मजदूरी के घंटे विभाजित, और मजदूरी के घंटे विभाजित और अपाहिज हिसाब, आंगन की दीमक चीखती सुराही, बचा कर रखा गंगा जल, हमारे कर्म हमारे धर्म, हमारे कर्म हमारे धर्म, सारी मर्यादा फैसला कर रही। क्या बात। सारी मर्यादा फैसला कर रही। आगे देखिएगा, लूट के समुद्र गंदे नालों का सफर, लूट के समुद्र गंदे नालों का सफर, भूल गए तैरते मेंढक नहाना, भूल गए तैरते मेंढक नहाना। इत्र की टूटी बोतलें, इत्र की टूटी बोतलें, वे लड़ रहे, वे लड़ रहे। चारों तरफ गंध, वीआईपी बस्तियां, चारों तरफ गंध, वीआईपी बस्तियां, आ रही बदबू हमारे
तुम्हारे बदन की। क्या बात। अभी आगे, खुजली सदन में असंसदीय शब्द, खुजली सदन में असंसदीय शब्द, बंद आंखों के पर्दे, बंद आंखों के पर्दे कान तक पहुंचे, बंद आंखों के पर्दे कान तक पहुंचे, मंत्रमुग्ध समाज, राहें वतन की, सरपट भागती उम्मीदें, इंसाफ के जख्म, सरपट भागती उम्मीदें, इंसाफ के जख्म, और मरहम का बाजार बढ़ गया। क्या बात। मरहम का बाजार बढ़ गया। क्या बात। तो श्री निर्मल असो साहब की ये नई रचना, लेकिन राजेश खूबसूरत रचना है, लेकिन अब हमें चलना होगा क्योंकि समय हो गया है अनुमति लेने का। जी बिल्कुल, तो इस रचना के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। मुलाकात कल होगी, तब तक नमस्कार। नमस्कार।